वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इजरायली फौज ने गाजा सिटी तक पहुंचने का दावा कर दिया है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि गाजा सिटी तक इजरायली फौज के पहुंचने के दावे के बीच ग्राउंड अटैक की परिस्थितियां अब साफ हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा सिटी की एक अहम सड़क पर इजरायली फौज का कब्जा हो गया है। इजरायली फौज हमास के खिलाफ पूरा दम लगा रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। लगातार अब ग्राउंड अटैक्स में भी तेजी आ गई है। इस बीच रेड क्रॉस सोसाइटी ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल को इजरायली जो फौज है उसने खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। अल कुद्स अस्पताल में मरीजों की भीषण भीड़ है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गाजा सिटी तक इजरायली सेना का कब्जा ये साफ बता रहा है कि ग्राउंड अटैक्स में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो उन्होंने ये संकल्प लिया था, सौगंध ली थी कि वो गाजा को मलबे में तब्दील करेंगे, उसमें अब हवाई बमबारी के बाद अगर उनकी फौज गाजा पट्टी में गाजा सिटी तक फौज पहुंच गई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि 40 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर के इस गाजा पट्टी में अब ग्राउंड जीरो पर, मतलब गाजा पट्टी पर इजरायली फौज पहुंच गई है। ये तमाम जो टैंक्स आप देख रहे हैं, किस तरह से इन टैंक्स ने घुसकर इजरायली सेना के ये टैंक्स अब हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी दरअसल बता रही हैं, क्योंकि देखिए, अगर अब इजरायल गाजा पट्टी में घुस गया है, अगर गाजा सिटी पर कब्जे की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि इस जंग में वो किसी भी तरह से अब रुकने वाले नहीं हैं। वो गाजा पर, खास तौर पर जो उत्तरी गाजा है, नॉर्थ गाजा, उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर रहे हैं। हवाई बमबारी के बाद अब उनकी फौज गाजा सिटी तक इजरायल में, गाजा पट्टी में पहुंच गई है और गाजा सिटी पर कब्जे का दम भर रही है। हम अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो बड़े अपडेट्स हैं इस मामले में यही है कि अल कुद्स हॉस्पिटल को लेकर एक अपने आप में जंग छिड़ गई है। मरीजों की भीषण भीड़ वहां पर है, इलाज के लिए जगह नहीं है। जर्मन मूल की एक लड़की की मौत की पुष्टि हुई है, उसे हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। अब हमास धीरे धीरे ये भी बता रहा है कि जो बंधक थे उनकी मौतें हो रही हैं, और इसी कड़ी में जर्मन लड़की की मौत की खबर आ रही है। अल कुद्स हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर खाली करने का अल्टीमेटम इजरायल ने दे दिया है। अब मुश्किल है, वहां पर किसी का इलाज भी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल्स में भारी तादाद में लोग छिपे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल में अगर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। जंग का 24वां दिन है। इजरायल ने आतंकियों को खत्म करने के पूरी ताकत झोंकी है। आसमानी हमले तो हो ही रहे थे, हवाई बमबारी, अब इजरायली टैंक गाजा में गरज रहे हैं। इजरायल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का वजूद खत्म नहीं होता तब तक उसके हमले नहीं रुकेंगे। और एक बड़ी कामयाबी उस नजरिए से अगर आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू गाजा सिटी तक कब्जे की बात कर रहे हैं। इजरायल, सीरिया, लेबनान, इन तमाम देशों से इजरायल लोहे ले रहा है, चाहे वो सीरिया हो एक तरफ, लेबनान से हिजबुल्लाह हो। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जंग के 24वें दिन से जुड़े कुछ आंकड़े। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत गाजा में हो चुकी है। पूरा मिलाकर, माफ कीजिएगा, पूरा मिलाकर 9,500 लोगों की हो चुकी है, जिसमें सिर्फ गाजा में 8,005 लोगों की मौत हुई है। वहीं 20,000 से ज्यादा लोग गाजा में घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक पर अगर आप आइएगा, 1400 जो इजरायल का आंकड़ा था वो वहीं पर बरकरार है, 2-4 ऊपर नीचे हो रहा है। इधर वेस्ट बैंक में देखिए 116 लोगों की मौत हुई है, यहां पर 2,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में मौत का आंकड़ा 1400 पर है और घायलों की संख्या करीब 5,500, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया। अब आइए आपको बताते हैं, जंग के दौरान इजरायल से विस्थापित लोगों की संख्या करीब 2.5 लाख है। वहीं फिलिस्तीन से विस्थापितों की संख्या करीब 14 लाख पहुंच गई है। गाजा में उन लोगों की संख्या करीब 240 है जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा है। 240 में से सिर्फ 4 लोगों को हमास ने अब तक छोड़ा है। कई लोगों की मौत की भी बात हो रही है। अभी अभी आपने देखा कैसे एक जर्मन लड़की की भी मौत की आशंका जाहिर की गई है। अब बात करते हैं गाजा में मदद और बर्बादी की। अब तक राहत सामग्री लेकर 114 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। वहीं गाजा में 27,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। आज हम इससे तुम्हें जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। गाजा में इजरायली फौज का 2 तरफा हमला जारी है। लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसा रहे हैं।
तो इजरायली टैंक लगातार गोले दाग रहे थे। लगातार हमलों के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली सेना गाजा शहर के बाहरी इलाके में घुस गई और एक प्रमुख सड़क को काट दिया। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्पीड में है। उसके टैंक उत्तरी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। हमास के ठिकानों पर हमले के साथ साथ इजराइल ने अब गाजा में टैंकों के लिए ट्रैक भी बनाना शुरू कर दिया है और इस बात का संकेत है कि इजरायली फौज हमास को मिटाने के लिए लंबे समय तक डटी रहेगी। I don't think that there is a reason to pause or to make a ceasefire now. We decided after the brutal attack on our citizens, invading 30 Jewish communities and killing more than 1,400 people with atrocities of ISIS-like or Hamas is ISIS today. इजरायली सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के अड्डों पर बमबारी हो रही है, लेकिन कोशिश ये भी है कि बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचे। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के आम लोगों को चेतावनी भरा पैगाम भेजा है कि वो उत्तरी इलाका खाली कर दे। इजराइल इस वक्त तीन मोर्चों पर घिरा है। कल उसने सीरिया से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन के ठिकाने पर हमले किए। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर उसके हमले 24 दिनों से जारी है और लेबनान के हवाई ठिकानों पर इजराइल हमले बढ़ा रहा है। इस बीच खबर है कि इजराइल हमास के खिलाफ रासायनिक बम का परीक्षण कर रहा है। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल आतंकियों को सुरंगों से बाहर लाने के लिए किया जाएगा। इजरायली सेना अपने नए गुप्त हथियार का परीक्षण कर रही है, जो सुरंगों के रास्तों को बंद करने के लिए फोम की मोटी परत पैदा करता है। स्पंज बम के विस्फोट से निकला फोम इतना विशाल होगा कि ये सुरंग के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। इससे सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकेगी। अगर दुश्मन अंदर से बंदूक या बम से इस फोम को काटने की कोशिश करेगा, तब भी वह कामयाब नहीं हो सकेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सैन्य मोर्चों पर मौजूद दिख रहे हैं। रविवार को एशडोड में नेवी बेस पर गए और जवानों से मुलाकात की। आगे की सैन्य रणनीति पर बात की। तेल अवीव से लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इजराइल में लोग दिए जला रहे हैं। सेना से उनकी कहासुनी हो रही है। मारे गए बच्चों की मां सवाल कर रही है कि कब तक ये खून खराबा होगा। इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर ये कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उससे पहले उसकी घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ और अधिकारी हमास की हरकतों को देख रहे थे। इसके बावजूद ये हमला कैसे हुआ और क्या इसके लिए खुफिया एजेंसियां ही नहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जिम्मेदार हैं? तेल अवीव से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 2-3 बड़ी खबरें आ गई हैं, वो अपने दर्शकों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो टॉप 5 खबरें आज की आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब ग्राउंड अटैक्स, जो एक वक्त पर अमेरिका ने कहा था कि हमने इजराइल को रोक दिया है, वो ग्राउंड अटैक्स नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। गाजा सिटी तक इजरायली सेना पहुंच चुकी है। पहली खबर, 23 साल की जर्मन इजरायली शनी लुक का शव मिल गया है। उसकी पहचान कर ली गई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि शनी को एक संगीत समारोह से अगवा किया गया था। हमास के आतंकियों ने उसे यातना भी दी थी, यानी गाजा में उसके शव को चारों ओर घुमाया भी गया, इस तरह की भी बात की जा रही है। तो जो बर्बरता हमास की रही है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये म्यूजिक फेस्टिवल के वक्त की तस्वीर है और हमास ने जिस तरह की बर्बरता की है, उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। अब युद्ध का चौथा फ्रंट इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर चल रहा है। इजरायल वायुसेना के फाइटर जेट्स लेबनान के भीतर कई आतंकी टारगेट्स पर अटैक कर रहे हैं। लेबनान के भीतर इजरायली वायुसेना का यह हमला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है। यानी इजरायल कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना चाहता है। दोनों ही फ्रंट्स पर वो इस जंग में पूरी ताकत झोंक रहा है। इजरायल ने यहां भी दावा किया है कि लेबनान के भीतर से हिजबुल्लाह ने जो अटैक इजरायल पर किया, उसका जवाब दिया गया। अब वापस गाजा पट्टी के अल-कुद्स अस्पताल पर आते हैं। मरीजों की संख्या नियंत्रण से यहां बाहर हो रही है। अंदर अस्पताल में मरीजों की भरमार है। बाहर जमीन पर परिवार वाले डटे हुए। अस्पताल के बाहर जमीन पर सोते परिवार वालों की तादाद बड़ी तादाद तबाही की गवाही देती है। रेड क्रॉस ने दावा किया है कि इजरायली फौज ने अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इधर गाजा की तबाही के बाद लड़ाई तेजी से मजहबी रंग ले रही है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वापस लौटेंगे इन तस्वीरों पर। गौरव जी, आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि हमने देखा केरल में बम धमाका, मतलब इजरायल और पैलेस्टीन या इजरायल और हमास की इस जंग में किस तरह से पूरा विश्व दो खेमों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परिस्थितियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो इस वक्त इजरायल में फंसे हुए हैं या गाजा पट्टी में जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं।
ऐसी परिस्थिति में दो धड़ों में बटा ये पूरा विश्व इस वक्त एक बड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तुर्की की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं, ईरान और सीरिया जो कर रहे हैं वो दिख ही रहा है। ऐसे में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है स्टैंड को लेकर अपने, और क्या हम इजराइल अगर हमले जारी रखता है 24वें 25वें दिन भी, तो हम इजराइल के साथ अब भी खड़े हैं इन अटैक्स में? देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही अध्ययन करते हुए बताया किस तरह से पूरा विश्व जो है दो धड़ों में अलग पड़ गया है, दो ध्रुव बन गए हैं। लेकिन अगर ध्रुव तारा कोई है मानवता का जो पूरे विश्व में चमक रहा है तो वो भारत है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। नरेंद्र मोदी जी ने 7 तारीख को ही ट्वीट किया और बड़ी स्पष्टता से कहा कि आतंकवाद की निंदा होगी, हमास की निंदा होनी ही चाहिए। वो इसलिए, हमास आतंकवादी संगठन है जिसने निर्दोष महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों के सर काट दिए, निर्दोष इजरायलियों को मौत के घाट उखाड़ के उतार दिया, और उसके साथ आपने देखा किस तरह से उसने कैप्टिव बनाए, ह्यूमन शील्ड्स बनाई, और भारत ने बड़ी स्पष्टता से कहा आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जी से भी संपर्क में है, और साथ साथ जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात करी। ये क्या दर्शाता है? भारत ने ये कहा कि हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके रास्ते सही होने चाहिए, आतंकवाद का हम समर्थन नहीं कर सकते। मानवीय सहायता, सारी मेडिकल एड भी भारत ने पहुंचाई। लेकिन विदेश नीति में एक बात बड़ी अहम है, विदेश नीति पे बोलने का हक संविधान भी केवल चुनी हुई सरकार को दे सकता है। हाँ। जो भारत के अंदर धर्म का चश्मा लगाकर नफरत का मोतियाबिंद जिन्हें हो गया है, बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस्लाम दिखाई दे रहा है, ये चिंताजनक है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, आपको पता है किस तरह से सोनिया गांधी जी ने भी 24 दिन बाद जाग कर एक लेख लिखा। तो ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी जी आप फॉरेनर की फॉरेनर ही रही, फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पाई, भारतीय नहीं बन पाई। मैं पूछता हूं सोनिया गांधी को क्या हक है कि वो ऐसा लेख लिखे जिसमें वो हमास की एक बार भी निंदा नहीं करती हैं, वो ये नहीं बताती हैं कि जो इजरायली निर्दोष मारे गए हमास आतंकी संगठन द्वारा, उनके बारे में उनकी क्या सोच है। वो देश के प्रधानमंत्री से मिलके सुझाव नहीं देती हैं, वो सीधा एक लेख लिखती हैं। और ये क्यों मालूम है अंजना जी? क्योंकि भारत में चुनाव है, भारत में चुनाव है, वोट बैंक साधना है, देश हित से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने बात केरल की करी, केरल में हम जानते हैं किस तरह से वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है और वहां भी अनदेखी की जाती है राष्ट्र हित की। आप बताइए कितना चिंताजनक है कि केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे कुछ समय पहले वहां पे हमास का आतंकवादी है खालिद मशाल, ये वर्चुअली संबोधित करता है वहां सभा को, और केरल की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और क्या आपने आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी का एक वक्तव्य सुना कि यह आतंकी कैसे संबोधित कर देता है वर्चुअली? वहां की सरकार जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, सो रही है। इसीलिए आज ये सवाल पूछा जाएगा, जब भारत मजबूती से पूरे विश्व को दिशा दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्या जरूरत है सोनिया गांधी लेख लिखें? क्या जरूरत है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन का झंडा वहां लगाएं? अरे आपसे अपना घर तो संभलता नहीं है और चले हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े होने। जो भारत का काम है वो देश के प्रधानमंत्री और चुनी हुई सरकार को करने दीजिए। और ये जहर जो आप घोल रहे हैं धर्म के आधार पे, तो पूरा विश्व देख रहा है, भारत की जनता भी कह रही है। अगर तुम कहोगे इस्लामिक मुल्क, तो जो गैर इस्लामिक मुल्क हैं वो भी कहेंगे कि आतंकवाद से लड़ने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम्हारा मकसद केवल पूरे विश्व को और देश को बांटने का। आदिल हुसैन जवाब दीजिए, आदिल हुसैन जवाब दीजिए। मैम असल बात है कि सोनिया जी को लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन विश्व गुरु जो कहलाते हैं सो कॉल्ड 7028 लोग मरे, विश्व गुरु को नहीं दिखा, 3000 बच्चे मरे नहीं दिखा। 2019 के बाद
3257 बच्चे मरे विश्व गुरु को नहीं दिखा। अजहर मसूद को कंधार में छोड़ने वाले विश्व गुरु की पार्टी को नहीं दिखा। माया कोडानी और बाबू बजरंगी के समर्थक नहीं दिखा। बिल्किस बानो के रिपीट को बचाने वाले को नहीं दिखा। कुरान वाली के समर्थक वाली पार्टी के साथ मलाई खाना कश्मीर में सरकार बनाने वाले को नहीं दिखा। मणिपुर जिनको नहीं दिख रहा, अपना देश नहीं दिख रहा, उनको विदेश की चिंता। जिनको 9000 लोग मर गए उसका एक ट्वीट नहीं दिखता, हॉस्पिटल पे बमबार्डिंग का नहीं दिखता है, पानी बिजली बंद का नहीं दिखता। गौरव भाटिया बीच में नहीं, गौरव भाटिया बीच में नहीं, चुप रहिए आपको बीच में नहीं बोला था। कौन बोल रहा है बीच में? कौन बोल रहा है बीच में? गौरव भाटिया बोल रहा है। दिमाग खराब हो गया। इतना तैश में ना आए आदिल हुसैन, इतना तैश में ना आए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। एक सेकंड, इतना तैश में बताइए, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला है। मैं बोलने दीजिए तो ठीक है, आपकी बात सुन रहे हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। 12,000 टन से आप नहीं, एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए। आप इतने फिक्रमंद देख रहे हैं कि ये सरकार इजराइल हमास की चिंता कर रही है, पर फिलिस्तीन का झंडा तो असदुद्दीन ओवैसी ही लगाए फिर रहे अपने सभाओं में। अटल बिहारी वाजपेयी भी लगाए थे, पंडित नेहरू भी लगाए थे, इंदिरा गांधी भी लगाई थी, भारत ने लगाया। ऐसा नहीं कि पहला कोई शख्स लगाया, भारत ने लगाया था, इसलिए हम लगाए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो सुनवा दीजिए गौरव भाटिया जी को, या मोदी जी को भेज दीजिए। आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, या तो आपके ऑडियो में भी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज एको कर रही है। सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत के अंदर की चिंताएं करें हम लोग, देश कैसे चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, कहां पर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा करें, ये कह रहे हैं ना आप। तो ऐसे में फिर फिलिस्तीन का इशू क्यों हर दिन भाषण में अपने ओवैसी साहब वहां उतार रहे हैं? हैदराबाद में उस चौक पर खड़े होकर इजराइल हमास के जंग की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं? उसका क्या लेना देना इस देश के जनता से? एकदम हमारा रिश्ता है, हमारा रिश्ता बैतुल मुकद्दस से है, हमारा रिश्ता उस मुकद्दस सरजमीन से, हमारा कितना अव्वल है, और हमारा रिश्ता इंसानियत से है। हम थोड़ी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा जिता के भेजते हैं टेरर एक्यूज को, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, आजाद मसूद को कतार में छोड़ते हैं, हम थोड़ी माया कोडानी को और बाबू बजरंगी का समर्थक है। हम तो नहीं है ना मैडम, हम थोड़ी एपीडीपी के साथ सरकार बनाए हैं, हम थोड़ी अजीत पवार को वाशिंगटन सीट पे करप्शन का होकर उसको पाक साफ करके एक सवाल का बस जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या आप हमास का समर्थन करते हैं? भागिएगा मत। हमास को आतंकी संगठन मानते हैं? सुनिए, आपसे मुअद्दबाना अपील है, आप पीएमओ को बोलिए कि हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दे, और यूएन को बोल दीजिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को घोषित कर दे। आप बोलिए, बराए मेहरबानी आप घोषित करवा दीजिए, और अगर उसने गलत किया है, टेरर एक्ट किया, हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन जो इजराइल ने किया, पूरी दुनिया ने मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। आप ही बताइए, 2019 के बाद इतने, मैं समझ गई, आपकी जबान लड़खड़ा रही है हमास को आतंकी संगठन। 12,000 से ज्यादा टन बम विस्फोट। गौरव जी, छोटा सा जवाब, जिसके बाद मैं बिशंबर दयाल साहब के पास जाऊंगी। और आपसे निवेदन है मिस्टर हुसैन, अगर आप वहां से निकल सके, शायद आप एक खाली कमरे में, आवाज बहुत एको कर रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो मतलब थोड़ी बेटर जगह पे अगर आप शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है स्काइप पे जुड़े। गौरव जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल, देखिए, ना AIMIM की आवाज साफ है, ना नीयत साफ है, ना सोच साफ है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं। अंजना जी, संविधान पढ़ें, और संविधान में शेड्यूल 7 है, सूची 7वीं, जिसमें लिस्ट 1 है, यूनियन केंद्र सरकार की लिस्ट है, पार्लियामेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री 10, विदेश नीति पे बोलने का हक सिर्फ चुनी हुई सरकार को होता है, कानून लाने का हक भी चुनी हुई सरकार को होता है। जो लोग कश्मीरी पंडित जब मारे गए उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, वो लोग आज हमास के साथ तक खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? कहते हैं धर्म का रिश्ता है। अरे धर्म का रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन भारतीयता का रिश्ता इतना कमजोर है तुम्हारा। और मैं पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय का नारा लगाने में असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम जाती है, फिलिस्तीन का झंडा वो पकड़ सकते हैं। अब जरा ग्राफिक्स में हम अपने बड़े स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाते हैं, आइए लेकर चलते हैं। अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे इजराइल इस पूरी जंग में, आप देखेंगे कि मामले को आगे ले जा रहा है, जो परिस्थिति बन रही है। ग्राफिक्स फायर करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं जो परिस्थिति बन रही है, जिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल अब कर सकता है हमास के प्राण सोख लेगा ये बॉम्ब। क्यों हम कह रहे हैं? इजरायली रासायनिक बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है।
इस खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल आतंकियों को सुरंगों से बाहर लाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि सुरंगों में वो जाकर छिपे हुए हैं बिशंबर दयाल जी। इस बॉम्ब का नाम है स्पॉन्ज बॉम्ब, जो सुरंगों का मुंह बंद कर देगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना अपने नए गुप्त हथियार का परीक्षण कर रही है, जो सुरंगों के रास्तों को बंद करने के लिए फोम की एक मोटी परत पैदा करता है। इसीलिए ये देखिए, इस तरह से ये जाता है और फिर फोम निकल जाएगा, जिससे उनका, अगर वो सुरंगों में है तो वहीं पर उनका खात्मा हो जाएगा। फोम की मोटी परत से सुरंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। स्पॉन्ज बॉम्ब के विस्फोट से निकला फोम इतना विशाल होगा कि ये सुरंग के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इधर उधर से निकल जाएंगे। इससे सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकेगी। अगर दुश्मन अंदर से बंदूक या बॉम्ब से इस फोम को काटने की कोशिश करेगा, तब भी वो कामयाब नहीं हो सकेगा। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्पॉन्ज बॉम्ब के उपयोग पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने द टेलीग्राफ को लेकर चर्चा की, लेकिन माना जा रहा है कि वो वर्तमान में इस हथियार का परीक्षण कर रहा है। और ऐसे में विशंबर दयाल जी और बेनी साहब को भी दिखाइए, ये किस तरह के संकेत हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि आप कितने हमास के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको उड़ा पाएंगे, लेकिन अगर सुरंगों में छिपे लोगों को भी वो टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं नेतन्याहू, हमास का कंप्लीट खात्मा? देखिए अंजना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस टाइम पे दो ही चीजें हैं। एक तो उनकी जो सुरंगों में जो उनकी कनेक्टिविटी है, उसमें जो उनको सिक्योरिटी मिल रखी है, उसमें जो उनको एंटी पेनिट्रेशन जो वो उनके कंप्लीट उनका नेटवर्क उसके अंदर है, हेडक्वार्टर्स है, इंपॉर्टेंट वेपन्स है, वो सब उसके अंदर है। एक तो उनको उसकी सिक्योरिटी है, दूसरा उनकी सिक्योरिटी है जो बंधक है। तो बंधक की बात छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार कर चुके हैं। जहां तक ये नेटवर्क है उनका ना, इसको इजराइल डिस्ट्रॉय करने में काफी हद तक मेरे ख्याल में कैपेबल है, क्योंकि इजराइल की जो मिसाइल है ना, मैंने एक दिन पहले भी आपके चैनल पे कहा था, जब हम बालाकोट में जो मिसाइल हमने फायर की वो इजराइल से आई है, और वो इजराइल F-16 फायर करता है और वो 30 मीटर्स डीप जाती है और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी वो, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है। जहां तक बॉम्ब्स की बात है, इजराइल कोई भी चीज ऐसे पब्लिसाइज नहीं करेगा। देखिए, ये नेटवर्क जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि एक सुरंग है, एक तरफ एक मुंह है, दूसरे इसके उन्होंने कई निकाल रखे होंगे रास्ते, कहां से निकल जाएं। इसमें कई उनके आउटलेट्स होंगे, घरों में आउटलेट्स होंगे, हॉस्पिटल्स में आउटलेट्स होंगे, स्कूल्स में आउटलेट्स होंगे, कई ऐसी जगह पे आउटलेट्स होंगे जो बिल्कुल ओपन में होगी। तो उन्होंने भी अपना प्रबंध कर रखा है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ग्राउंड फोर्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, वो मेरे ख्याल में अब रात को जो वो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का जो एक्शन करते हैं, हार्ड इंट पे एक्शन करते हैं, उसके जरिए वो इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन इंट के जरिए, ह्यूमन इंट, ना कि टेक्नोलॉजी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक इंट, ह्यूमन इंट के जरिए जो इंफॉर्मेशन आएगी, इनपुट्स आएगी, उस पर स्पेसिफिक रेड्स करेंगे स्पेशलाइज्ड फोर्सेस से, स्पेशल ऑपरेशंस करेंगे, वहां किसी तरह ये कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन ऑपरेशन लंबा चलेगा। याद है एक दिन आपने भी ISIS की बात की थी, तो वहां भी ऑपरेशन लंबा चला था। टनल्स एक इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है जो कि उनको काफी ब्रीदिंग स्पेस देती है। और हमारा मानना यह है कि आज 20,000 है, 30,000 है, कुछ लोग बाहर सपोर्टर्स होंगे, उनको भी राइफल चलानी सिखा दी होगी, 40,000 है। किसी के पास स्पेसिफिक नंबर नहीं है हमास का, लेकिन इजराइल अब हमास को खत्म करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बाकी वो सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहा है ताकि जो कोलेटरल डैमेज है दुनिया उसके बारे में बोले, उसके एक पक्ष में बोले, एक विपक्ष में बोले, स्ट्रीट्स पे लोग आए, डेमोन्स्ट्रेशन करें, सरकारें उनको संभालें। ये सब उसका परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए मैनेजमेंट है। किसी की बॉदर नहीं करेंगे, नेतन्याहू इनका खात्मा करेंगे, क्योंकि अगर अब हमास निकल गया टू फाइट अनदर डे, फिर मैं समझता हूं एक तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म है, दूसरा जो इजरायलीज हैं जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो और इनसिक्योर फील करेंगे, और फिर हमास जो इनको लंबे टाइम तक तंग करेगा। तो हमास का सफाया इजराइल करके रहेगा। बेनी साहब, मैं ये सवाल पूछ रही हूं ऑन बिहाफ ऑफ वो लोग जिनके परिवार के लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं। उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, कई जगहों पर लोग शोक जाहिर करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने कुछ युवाओं की वहां से जो बातचीत आ रही है वो भी सुनाई अपने दर्शकों को। उनको ये डर है कि बेंजामिन नेतन्याहू बदले की आग में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्टेजेस यानी बंधकों को रिहा कराना उनकी प्रायोरिटी ही नहीं रही है। क्या ये सेंस वहां पर भी आपको मिल रहा है? क्या
बेंजामिन नेतन्याहू वाकई अब मतलब हमास को तबाह करना है पर इतना फोकस कर रहे हैं कि बंधकों को लेकर जितनी पहल होनी चाहिए उसमें कमी दिख रही है? पहली बात मीन्स बीबी नेतन्याहू जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट अलोन इन दिस डिसीजन। वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, उनके साथ कोलिशन पार्टी है और वो कोलिशन पार्टी डिसीजन साथ में लेते हैं। दूसरी बात मीन्स हमारे लिए एक भी आदमी बंधक रहेगा, एक भी, तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स वॉट एवर डिमांड्स आर। लास्ट टाइम तो एक सोल्जर के लिए ये अपने जो अभी हमास के जो ये है, उनका नाम मैं भूल गया, उनको भी हम लोग ने छोड़ा था और उनका ब्रेन ऑपरेशन हम लोग ने इधर किया था, क्या बाबा वो ठीक होके जाएगा, तो उनको भेजा और फिर अब देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है हमारे 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 साथ। ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अब बीबी नेतन्याहू 239 पीपल के सोच में नहीं है। एवरी डे दे आर थिंकिंग अबाउट इट। उन लोग ट्राई करते हैं कैसा वी कैन ब्रिंग इट टू solution on this matter, but don't forget the 7th of October. Don't forget the 7th of October, because 7th of October हमारे लोगों ने नहीं चालू किया। जिन लोगों पर हमला हो गया, वो लोगों आपको मालूम है कौन है? वो हमारे राइट विंग से नहीं है, लेफ्ट विंग से नहीं है, वो एकदम पीसफुल विंग से है। दैट मीन्स हम लोग भी कभी कभी उनको क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि ये अरब है कि जू है। उनको पर हमला किया, जिस लोगों ने उनको काम दिया उनके ऊपर हमला किया, जिस लोग ने उनके घर में रखा उनके काम के लिए, उन लोग ने आके लूटमार की, नेक्स्ट डे उन लोग का ही खून किया। तो दिस मैटर ये अपने हुसैन जी जो है वो भूल रहे हैं। मेरे को लगता है हुसैन जी 7 और 8 तारीख को सो गए थे, उनको मालूम नहीं क्या हो गया, वो खाली हमास का देखा बस, बाद में उन्होंने उठ के। तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हुसैन जी को मालूम मांगता है क्या हो गया, क्या हल से हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं, क्या हल से हम लोग हमास को बोलते हैं कि हम लोग निकाल देंगे। हमास जो है, उन्हीं से पूछते हैं, आप कह रहे हैं ना, उन्हीं से पूछते हैं। उनका नाम दे दीजिए, जो AIMIM के प्रवक्ता, उनका नाम दे दीजिए जरा, दिखाइए उनको। ये हम लोग पूरा घटनाक्रम दिखा रहे हैं। और बेनी बेंजामिन साहब, इसीलिए चूंकि कोई भी सच अगर अधूरा बताया जाए तो वो कई बार झूठ से भी ज्यादा बुरा होता है, और इसीलिए जो घटनाक्रम है हम पूरा दिखा रहे हैं। और AIMIM के जो आदिल हुसैन साहब है, आपको बेनी साहब कह रहे हैं वो इंडियन है जो वहां रहे, वहां पर उन्होंने IGF में सर्व किया है। एक बार जो पूरा घटनाक्रम है दिखाइए। वो कह रहे हैं आदिल हुसैन साहब, आपको सिलेक्टिव एमनीशिया हुआ है, यानी आप 7 अक्टूबर, रुकिए रुकिए 7 अक्टूबर को क्या हुआ था वो हम दिखा रहे हैं। हमास ने ऑपरेशन अलक्सा जो किया, कितने लोगों की मौत हुई। उसके बाद 8 अक्टूबर को ऑपरेशन को आयरन स्क्वाड नाम से चलाया गया। बिजली, पानी, खाना, सब कुछ, ईंधन, सब कुछ इजराइल ने गाजा में बंद कर दिया। और फिर 10 को गाजा पर इजरायली वायुसेना ने जो हमले तेज किए, गाजा में भयंकर तबाही कई जगहों पर मची। हम लोग इसीलिए हर दिन की घटना दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन आप चाहते हैं कि अधूरा सच दिखाया जाए। हुसैन साहब, उनका जवाब दीजिए बेनी साहब का। हाँ, उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 अक्टूबर को जिनको मारा उन्होंने, वो जंग की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी, मासूमों की जान हमास ने ली। मैम, ये एक दिन की घटना नहीं है, 1.25 लाख फिलिस्तीनियों की जान गई है, 33,000 बच्चे और महिलाओं की जान गई है। मुझे पता था आप 7 अक्टूबर से भागेंगे। नहीं है, जिस इजराइल को फिलिस्तीनियों ने अपनी जगह दी थी, वो आज 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? ये एक दिन की घटना नहीं है, ये 56 साल 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? एक दिन के साथ आप रमजान में जाके देखिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या किया। एयर स्ट्राइक, 1,15,000 लोग मरे हैं, वो भी सच का हिस्सा है। 5 और 10 मरे हैं, वो भी सच का हिस्सा है, वो भी सच का हिस्सा है। लेकिन आदिल हुसैन साहब, इंसानियत का एक 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? हेलो, यस मैम। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? मैम, 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? अप्रैल 20 को क्या हुआ था? ओ, पुनः पूछते हैं एक बार, शायद इनकी यादाश्त ठीक हो जाए। 22 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था मैम? वो सब हम मानने को तैयार है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारियां की है और ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है।
ये भी एक सच्चाई है। हम आधा सच नहीं बताते आपकी तरह, 1.25 लाख कोई मैम 1.25 लाख हम नहीं होता आपकी है तरह कोई। आधा सच बताते ही नहीं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बेनी साहब को भी दिखा दीजिए इनके साथ। आदिल हुसैन, मैम 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? मैम 1.25 लाख लोग फिलिस्तीनियों अब तक मारे गए। 1.25 लाख, 1,15,000 से ऊपर तो आप फिलिस्तीनी वही मारे बोल गए। रहे अगर बोलिए, वही बोल रहे आप 7 तारीख बताइए को ना, ये क्या हो कहाँ गया की था? मानवता पहले है? नहीं, उनको नहीं आएगा, उनको याद नहीं आएगा, डिफेंस मिनिस्टर कहता है, उनको याद नहीं आएगा। लौटते हैं उनके पास, लौटते हैं। आदिल हुसैन रुक जाइए। हमेशा याद रखिए कि आधा सच बताना जो है कई बार झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, और आप, जितना मुझे पता चला है, दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ रही हैं, जहां से पूरी तस्वीर जो है अब साफ हो रही है। लेकिन दो बातों की कंफर्मेशन श्वेता आपसे चाहती हूं, क्योंकि कुछ देर पहले यह खबर आई कि गाजा सिटी तक इजराइल की सेना जमीन पर पहुंच गई है और वो कब्जे का दम भर रही है। दूसरी तरफ जो ये खबर आ रही है सीरिया के साथ लिमिटेड लड़ाई की, और दूसरी तरफ सीरिया, माफ कीजिएगा, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, उस फ्रंट पर क्या हो रहा है? दोनों पर आपका जवाब। देखिए, अभी तक आधिकारिक जानकारी जीपीओ की तरफ से जो बात कीजिएगा, जो आईडीएफ है उसकी तरफ से नहीं कहा गया है कि गाजा सिटी को लेकर कुछ भी। इस तरह की खबरें जरूर हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर, क्योंकि वो जैसे ही इस तरह की कोई चीज होती है स्टेटमेंट के तौर पर हम सबसे साझा किया जाता है, तो ऐसा नहीं, उनकी तरफ से अभी दावा नहीं किया गया है। और जहां तक जिस इलाके पे गाजा बॉर्डर के अंजना में थी, वहां पर टैंक फायर सुनाई दे रहा था। इसका मतलब है कि बहुत भीतर अभी टैंक्स कम से कम दक्षिण गाजा की ओर वो दाखिल नहीं हुए हैं। खान यूनिस के इलाके से, वहां से लगती हुई जो सीमा है, वहां से लगती हुई जो गाजा बॉर्डर की सीमा है, वहां पर मैं मौजूद थी, और वहां पर टैंक फायर की स्पष्ट आवाज आ रही थी, बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो जो 2 मील की बात उनकी तरफ से की गई थी, वो लगभग आप समझ लीजिए कि उतनी ही भीतर की आवाजें ये हैं। हाँ, गाजा सिटी को लेकर ये अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बात की कि एक बार साफ तौर पर आईडीएफ की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। जहां तक लेबनान की बात आप कर रही हैं, कि हाँ, नॉर्थ इजराइल में कई सारी ऐसे रॉकेट और मिसाइल फायर करने की घटनाएं हैं। और एक बार फिर हम स्पष्ट करेंगे कि केवल इस वजह से कि एक देश अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये नहीं मानना चाहिए कि दूसरी तरफ से जो प्रहार हो रहे हैं उस देश के नागरिकों पर नहीं किए जा रहे हैं। नागरिक इलाकों पर ही उन रॉकेट से प्रहार किया जा रहा है। आयरन डोम की वजह से वो रॉकेट्स आसमान में ही नष्ट हो रहे हैं, वरना उनका निशाना वो नागरिक इलाके ही हैं। तो आज गाजा पट्टी में हो रही तबाही इजराइल में भी देखने को मिलती, रॉकेट्स और मिसाइलों के लिहाज से, अगर यहाँ पर आयरन डोम नहीं होता। इसीलिए पूरी दुनिया को युद्ध के खिलाफ बोलना चाहिए, एक पक्ष या दूसरे पक्ष के हित में नहीं। बिल्कुल, और सच हमेशा पूरा दिखाना चाहिए। दोनों तरफ की बातें इसलिए करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वाकई 2 हिस्से हैं इस पूरे मामले के, और सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही अगर कोई झेलता है तो वो बच्चे और महिलाएं होते हैं ऐसी जंग की नौबत में कई बार। लेकिन गौरव भाटिया जी, आज भी ऐसा लगता है कि 2023 में हम जी रहे हैं। इंसान को मारने के लिए इस तरह से उतारू है, खून बहा रहा है। 9,000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस पूरे प्रकरण में, 9,000, 10,000, और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सामने आकर इस जंग को रोकने के लिए बात करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इधर नेतन्याहू है, उनका एक पूरा देश है जो कह रहा है कि हमास का खात्मा करना जरूरी है, वरना उनकी वो सुरंगें, उनके वो हथियार, वो तो अभी भी रॉकेट्स फायर कर रहे हैं तेल अवीव पे। और दूसरा पक्ष है जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे आजादी की लड़ाई कहते हैं आतंकी जो वहां पर कब्जा कर रखे हैं। अंजना जी, जैसे भारत देखता है और हम लोग देखते हैं, शांति प्रिय मुल्क है, कोई 2 पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है। एक मानवता है और मानवता की जीत होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन कहीं भी हो विश्व में, कश्मीर में भी हमने देखा है, उसके साथ पाकिस्तान जो कि स्वर्ग है एक तरह से आतंकियों का, और हमास हो और तमाम और संगठन है, इनका नेस्त नाबूद होना जरूरी है। मैं आपके चैनल पे सुन रहा था AIMIM के प्रवक्ता को, उनसे आपने हमास के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 7 अक्टूबर को जो हुआ, अगर हुआ तो ये गलत है। अगर हुआ, अगर का मतलब जानती हैं आप, आतंकियों के साथ जाके खड़े हो गए। और यही दुख की बात है कि जब भारत मानवता के साथ खड़ा है, ये लोग कुछ वोट बैंक के लिए